नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। इस वक्त टाइम हो चुका है सवाल इंडिया का। मेरा नाम है अंकित त्यागी। महाराष्ट्र की सियासत से शुरू करते हैं, जहां पर औरंगजेब की कब्र पर अब चर्चा हो रही है। एक फिल्म से औरंगजेब के ऊपर लगातार चर्चा रही। एक सदस्य को बाहर उन्हें भेज दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अबू आजमी की बात कर रहा हूं। और अब राज्य में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस के राज में कब्र को एएसआई का संरक्षण मिला था, कब्र हटाई जानी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें कानून के दायरे में होती हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराजे देसाई ने अपने बयान में कहा था कि कब्र हटाई जानी चाहिए, यही हमारा स्टैंड है, और इस मसले पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से बात करें। कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया। हर बात पर आरोप लगाना ठीक नहीं, कांग्रेस ने कहा। मुख्यमंत्री फडणवीस मौजूदा स्थिति को देखकर कर लें फैसला जो उन्हें ठीक लगता हो। राजे असं म्हणतात की ती जी औरंगजेबाची कबर आहे ती हटवली पाहिजे। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हमारी भी इच्छा है कि जो औरंगजेब ने छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे की क्रूर हत्या की और मराठों के ऊपर हमला किया, मराठों को धर्मांतर करने के लिए फोर्स किया, ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे, ये तो हमारी भूमिका ही है। लेकिन गवर्नमेंट कायदे के अनुसार और कायदा कानून के अनुसार चलती है। जो भी डिपार्टमेंट का, सेंट्रल डिपार्टमेंट का इसको स्ट्रक्चर के लिए प्रोटेक्शन मिला है, उसके बारे में लॉ के तहत, कायदा और कानून के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी। भाई फडणवीस जी, आपकी अब महाराष्ट्र में 12.5 साल की सरकार हुई है। अभी तुम्हारा सेकंड टर्म के सीएम, अभी थर्ड टर्म के सीएम तुम बन रहे हो। मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलेगा। आपको लोगों ने अधिकार दिया है, तो अधिकार का पूरा उपयोग करें। कांग्रेस पे आरोप लगाना आप छोड़े। महाराष्ट्र की जो दुर्दशा आपने बनाई है, उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। अभिषेक अवस्थी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, औरंगजेब का जो पूरा मामला है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। मतलब इतना ज्यादा हंगामा औरंगजेब को लेकर हो रहा है, क्या बीएमसी चुनाव की आहट सुनाई दे रही है आपको? जाहिर तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का बजट सत्र चल रहा है और पहले दिन से लेकर ही औरंगजेब के मुद्दे पर हंगामा हमने देखा। हमने अबू आजमी का निलंबन देखा, उसके बाद में अनिल परब के ऊपर भी आरोप लगे। उसके बाद जिस तरीके से जो बीजेपी के विधायक हैं वो लगातार मांग उठाते रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया, उसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि अब औरंगजेब की कब्र को ही महाराष्ट्र से बाहर निकाल देना चाहिए। उसको लेकर के आज देखने को मिला कि कई विधायकों ने इसके ऊपर मांग रखी थी, और वही जो रुख अपनाया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि मैं भी ये चाहता हूँ कि औरंगजेब की कब्र जो है वह महाराष्ट्र से निकाल दी जाए। लेकिन इसके पीछे जिस तरीके से प्रावधान है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा उसे संरक्षण मिला है, और ये संरक्षण कांग्रेस के ज़माने से मिला हुआ है। इसके चलते कई कानूनी प्रावधान किए जाने हैं, जिसको लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। वही हमने देखा जिस तरीके से शंभूराजे देसाई, जो शिंदे गुट के मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ कहा कि हम भी नहीं चाहते कि वो कब्र महाराष्ट्र में रहे, और उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान करना चाहिए, उसके साथ सीएम और डीसीएम के साथ बैठकर निर्णय लिया जाएगा, और जल्द से जल्द इस पर अमल भी किया जाएगा। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है औरंगजेब का, वो थमता नहीं नजर आ रहा है। एक के बाद एक महाराष्ट्र की सियासत इस पर गरमाई हुई है, और आगे चल के क्या निर्णय लेती है महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर, वो भी देखना दिलचस्प होगा। और आने वाले बीएमसी चुनाव पर भी इसकी आहट साफ तौर पर सुनाई दे रही है। जी, बने रहिएगा हमारे साथ। वहीं अगर बात करें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उसने महाकुंभ के दौरान जो गंगा यमुना के पानी को लेकर अपनी रिपोर्ट है उसको पलट दिया गया है। नई रिपोर्ट में कहा गया है कि सीपीसीबी ने यह भी कहा है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का पानी में स्नान करने के लिए उपयुक्त था। बोर्ड ने इस रिपोर्ट को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सबमिट किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंकड़ों के विश्लेषण में पानी की गुणवत्ता प्रमुख मानकों पर खरी उतरी, जबकि पहली रिपोर्ट में गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे।
पहली रिपोर्ट को लेकर सीपीसीबी का कहना है कि पानी के नमूने अलग अलग समय में अलग अलग जगहों से लिए गए थे, जिसकी वजह से नमूनों का फिर से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया, जिसमें पानी की गुणवत्ता सही पाई गई। अब आपको यह भी याद दिला दें कि इस रिपोर्ट के आने के बाद जब ये रिपोर्ट आई थी तो विपक्ष ने काफी तीखा हमला किया था योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर। तब उन्होंने कहा था कि इस रिपोर्ट पे कोई मतलब नहीं है, पानी बिल्कुल स्वच्छ है। और अब नई रिपोर्ट आ गई है, यानी कि जो बॉडी है, जो एक नेशनल बॉडी है, उसकी अब नई रिपोर्ट में कहें तो एक थम्स अप जो है वो कुंभ में पानी के इंतजाम को दिया गया है। रणवीर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणवीर, काफी सारे लोगों को कम से कम ये गले से नीचे उतरना थोड़ा मुश्किल लगेगा कि पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट में इतनी जल्दी इतना अंतर कैसे आ गया? निश्चित तौर पे लग सकता है, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है सीपीसीबी, इसने 17 फरवरी को जो रिपोर्ट दी थी एनजीटी को, उस रिपोर्ट में कहा था कि जो पानी है वो नहाने योग्य नहीं है, क्योंकि जो मानक है वो मानक कहता है कि जो ये फीकल कॉलिफॉर्म्स हैं वो मानक से काफ़ी ऊपर है, जबकि मानक से नीचे हो तब पानी नहाने योग्य माना जाता है। तो अगर टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो ऑक्सीजन का लेवल देखा जाता है, इसके अलावा बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो होता है उसको चेक किया जाता है। तो ये सारी चेकिंग जो हुई थी पहली रिपोर्ट में 17 फरवरी को जो आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया कि पानी नहाने योग्य नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश कंट्रोल बोर्ड की, तो उत्तर प्रदेश कंट्रोल बोर्ड ने अलग अलग समय पर कई बार पानी की जांच की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा विधानसभा सत्र के दौरान जवाब देते हुए पानी की सफाई पर साफ किया था कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहां से सैंपल लिए हैं ये एक बार जांचना होगा। लेकिन यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट के मुताबिक पानी न सिर्फ नहाने योग्य है बल्कि आचमन के योग्य भी है, क्योंकि 2500 MNP जो मानक होता है उससे नीचे है और जो मानक बताया गया था वो 1400 था, जबकि 2500 से अगर वो नीचे है तो आचमन और नहाने योग्य माना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे इस बात को कहा था। अब जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नई रिपोर्ट आई है जो 28 फरवरी की रिपोर्ट है और अब जाकर वेबसाइट पे अपलोड हुई है, उसमें एनजीटी को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया है कि 12 जनवरी यानी कि महाकुंभ शुरू होने से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले माफ़ कीजिएगा, से लेकर के 22 फरवरी तक अलग अलग 10 जगहों पर 20 सैंपल्स उठाए गए थे और उन सैंपल्स की जब जांच की गई है तो पानी नहाने योग्य पाया गया है। यानी कि जो मानक होते हैं जिसमें फीकल कोलिफॉर्म्स की बात हो, बीओडी की बात हो, तो ये सारे मानक उसके हिसाब से हैं और पानी नहाने योग्य था। यानी कि 66 करोड़ जो लोग हैं जिन्होंने स्नान किया है वो ऐसे पानी में स्नान करने नहीं पहुँचे थे जो नहाने या आचमन योग्य ना हो। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट से भी अब साफ हो गया और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया था कि पानी इस्तेमाल करने योग्य है। अब अगर बात करें राजनीति की, तो राजनीति में आपने राज ठाकरे का भी ताज़ा बयान देखा ही। इससे पहले भी विपक्ष के तमाम दलों ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को लेकर के सरकार को निशाने पर साधा था और न सिर्फ राज्य सरकार को बल्कि केंद्र को भी, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार गंगा यमुना समेत सभी नदियों की सफाई की बात कर रही है और उस पर काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज ठाकरे की आपने बात की तो राज ठाकरे की खबर पर ही चलते हैं सीधे। इधर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में महाकुंभ के दौरान गंगा में प्रदूषण को लेकर तंज कसा। राज ठाकरे ने कहा कि देश की कोई भी नदी साफ नहीं रह गई है। कुंभ में गंगा में देश भर के लोग अपना पाप और गंदगी साफ कर रहे हैं। मेरे पास में कुछ लोग आचमन के लिए वहां का पानी लेकर आए थे तो मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। घरचे हे आजारी होते, ते होतं काहीतरी बघ। त्यातल्या 5-6 जणांनी सांगितलं साहेब कुंभला गेलो होतो। म्हटलं गधड्यानो करता कशाला पाप? बरं मी हेही विचारलं आल्यावरती आंघोळ केलीस ना? हे आमच्या बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यातनं घेऊन आले काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले। म्हटलं हड म्हटलं मी नाही पिणार। कोण पिईल ते पाणी? चला आत्ताच कोरोना गेलाय, कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही। 2 वर्ष झाले तोंडाला फडकी बांधून फिरले आणि तिकडे जाऊन आंघोळ करतायत। अभिषेक जुड़े हुए हमारे साथ। अभिषेक, बड़ा कहा गया कि राज ठाकरे की नजदीकियां हैं एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, तो फिर अगर वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं तो क्या मायने लगाए जाएं इसके? जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो बयान दिया है उन्होंने, एक तरीके से उसे अगर मेरिट पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जो
नदियों में पोल्यूशन है उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीति वो करते हैं हिंदुत्व की, और जो उनकी नज़दीकियाँ रही है बीजेपी कहे या फिर जो महायुति सरकार के साथ लोकसभा में उन्होंने अलायंस भी किया था, ऐसे में ये बयान कहीं ना कहीं महायुति के जो घटक दल है उनको हजम होता नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरीके का बयान वो देने से बचना चाहिए था। ये बड़ा ही आस्था का विषय है और धर्म का विषय है और ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। इस तरीके के स्टेटमेंट महायुति के लीडर्स दे रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इस तरीके से खुलेआम इस तरीके का बयान देना और कहीं ना कहीं जो एक हिंदुत्व की राजनीति वो करते आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं जो वोटर्स देख रहा है उसको तो ठेस पहुंची है। और जिस तरीके से पोल्यूशन का मुद्दा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं अगर इस जगह पे रहूँगा तो मैं ये पानी नहीं पीऊँगा। और उन्होंने अपने जो नेता द्वारा दिए गए पानी गंगा जल को साफ पीने से मना कर दिया। और खास करके उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हाल ही में हम कोरोना से उठे हैं। तो कहीं ना कहीं आस्था का विषय है जो जिस तरीके से हम देखते हैं इसे, लेकिन उन्होंने इसे एक मेरिट और प्रैक्टिकल और पोल्यूशन से जोड़कर कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की राजनीति है जिनके साथ वो राजनीति करते थे वहाँ पर एक हमला किया है ज़रूर। लेकिन इस तरीके से महायुति में तमाम लीडर्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि व्यक्तिगत उनका बयान है लेकिन आस्था से इसे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो हालांकि जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया है जाहिर तौर पर राजनीति महाराष्ट्र की गरमाई हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में रमज़ान के महीने में गुलमर्ग में एक फैशन शो को लेकर ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। शो के जरिए अश्लीलता फैलाने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले पर विपक्षी दल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी का भी सीधा आरोप है कि जो आयोजक हैं वो उमर अब्दुल्ला के करीबी और रिश्तेदार हैं। ऐसा कहना गलत नहीं है कि फूहड़ आयोजन उनकी जानकारी में हुआ। वहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि शो के दौरान जो कुछ भी हुआ बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर मामले की रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। इन सबके बीच विपक्षी दल और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग सरकार पर लगातार हमलावर हैं। आपको वहां जाने नहीं दिया, आपको जाने दिया। अब इसका जवाब पुलिस को देना होगा, ये जवाब आप नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल जो तालिबान साहब ने बात की बिल्कुल सही की। लीडर ऑफ द हाउस के तहत मैं यहाँ इस हाउस का जो है न सिर्फ कठुआ के हालात पे जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उनका जो है हम यहाँ पे एक तो कंडेम करते हैं और उनके घर वालों के साथ जो है ताज़ियत का इजहार करते हैं। गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे वो तो रमजान छोड़िए साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए। उमर अब्दुल्ला साहब, मैंने बहुत बार कहा है कि वो बाहर भी झूठ बोलते हैं, हाउस में भी झूठ बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके घर के, आपके रिश्तेदारों के इस होटल में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और आपको नहीं पता। और जिस गुलमर्ग के लिए बड़े आप इंटरेस्टेड रहते हैं, स्कीइंग खेलने के लिए, घूमने के लिए हर वक्त, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम तो आपने ही इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइज कराया होगा। और आज जब बात उठी रिलीजियस लोगों से, शायद वहाँ पे मुझे नहीं उस बात की जानकारी, आज आप हाउस को बोल रहे मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। इंक्वायरी आप कराएं अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की। तो मुझे लगता है कि बार बार गुमराह करना, झूठ बोलना ये छोड़ दें। तो ये जो फैशन शो से कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये गुलमर्ग में फैशन शो किया गया था। अब इसको लेकर इतना हंगामा हो गया है और ये भी कहा गया कि इस फैशन शो के दौरान
रमज़ान के महीने में वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें परोसी गई जो कम से कम इस वक्त लोग नहीं चाहते देखना, नहीं चाहते उनका सेवन करना। और उसके बाद से लगातार इस पर जो विपक्ष है वो उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर हमलावर है। कल हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके भी ये बात कही थी कि ये सब जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ और इसकी जांच कराई जा रही है। नज़ीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नज़ीर, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनको उसकी कोई जानकारी नहीं थी, अब जांच करा रहे हैं, लेकिन इस तरीके का आयोजन जब होता है तो उसके लिए कई सारी परमिशंस लगती हैं। वो परमिशन तो सरकारी विभागों से ही मिली होंगी, तो क्या जांच के दायरे में वो अधिकारी भी आएंगे जिन्होंने ये परमिशंस को साइन किया, जिन्होंने ये परमिशन दी? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अपोजिशन ने यही सवाल उठाए हैं कि गुलबर्ग में जब इस तरह का इवेंट होगा तो परमिशन होना ही चाहिए। ये कैसे हो सकता है? एक प्राइवेट होटल में लोग बिल्कुल आ सकते हैं, उसमें उमर अब्दुल्ला कोई जिम्मेदार नहीं, चाहे वो होटल उसके रिश्तेदार का क्यों न हो। लेकिन हकीकत यह है जब ओपन में गुलबर्ग में इस तरह की बड़ी फंक्शन हो, टेंट्स पिच किए जाएंगे, उस तरह पे रैंप्स में बर्फ के रैंप्स बनाए जाएंगे, उस रैंप्स पे वो स्नो रैंप्स पे वो चलेंगे जो मॉडल्स, तो मेल और फीमेल दोनों, और सेमी न्यूड वो हालत में, तो उस लिहाज से वही इसीलिए आक्रोश है इस बात पे कि ये क्यों हुआ, इसकी इजाजत क्यों दी गई। उमर अब्दुल्ला ने इस असेंबली में बताया बिल्कुल ये गलत हुआ है, लेकिन सरकार का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक प्राइवेट इवेंट था, किसी एक प्राइवेट एंटिटी ने इसका ऑर्गेनाइज किया था और एक प्राइवेट होटल में रह रहे थे, कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकार का इसमें कोई परमिशन नहीं था, और इसलिए वो उसने एक इंक्वायरी बिठाई है। और अगर इन्होंने कानून तोड़े हैं, नियम तोड़े हैं, तो उनके लिए फिर पुलिस को भी ये केस दिया जाएगा। लेकिन अपोजिशन ने कहा ऐसा नहीं है। जैसे सुनील शर्मा है, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो इस असेंबली में बीजेपी के लीडर है, उन्होंने कहा देखिए वो तो उमर अब्दुल्ला के एक रिश्तेदार के होटल में ठहरे थे, क्या उमर अब्दुल्ला को पता नहीं था ऐसे क्या हो रहा था? इसी तरह पीडीपी ने भी सरकार को घेरा है कि उनकी जिम्मेदारी है, वो अपने जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। तो कुल मिला के एक तरह के बड़ा विवाद बना है। गुलबर्ग की जो ये चोटियां, बर्फीली चोटियां स्कीइंग के लिए मशहूर है, पर्यटकों के लिए मशहूर है, पहली बार है कोई इस तरह का जो फैशन शो हो रहा है, वो भी रमजान के महीने में, जब लोग रोजा रखते हैं, व्रत रखते हैं पूरे महीने। तो इसमें जब ये हुआ तो एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। अब ये देखना है कि चाहे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद क्या एक्शन इस पे हो जाएगी। लेकिन गुलमर्ग जो सिर्फ खुशियों और इस तरह की स्कीइंग पे है, तो वहां हमने देखा कि फैशन शायद गलत ट्रैक पे आया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नज़ीर मसूदी इस वक्त इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कि और सरकार इस पर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी थी, उस रिपोर्ट का क्या हुआ, किस किस को दोषी ठहराया गया, इसकी जानकारी भी आपके लिए लेकर आएंगे। लोकसभा में राहुल गांधी ने फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया, उस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। उन्होंने विरोध जताते हुए कहा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं और पूरा विपक्ष कह रहा है कि वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस मामले पर सरकार का पक्ष रखा। नड्डा ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ कानून होते हैं जिनके तहत बहस होती है और मेरा सुझाव है कि विपक्ष के सांसदों को, इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इसका रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। नड्डा ने यह भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। मैं चाहूंगा इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। दे शुड गो फॉर ए रिफ्रेशर कोर्स, दे शुड अंडरस्टैंड द रूल्स एंड द रेगुलेशंस, एंड दे शुड कम, एंड द गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस एनीथिंग। कोई भी बात कहेंगे उसको हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं इनके वॉकआउट को घोर निंदा और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मानता हूं, और
आगे इनको सुबुद्धि मिले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो ये जो वोटर लिस्ट का मुद्दा है, आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि वहां पर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हुई है। इस बात को हमने दिल्ली में भी देखा, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था और कई जगह पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि देखिए वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा राहुल गांधी चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता चुकी है कि कैसे कैसे उन्हें लगता है कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की गई है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इस पर कम से कम ऑपोजिशन को संतुष्ट करने वाला कोई जवाब नहीं दिया है। तो लोकसभा में राहुल गांधी ने मांग उठाई पर जवाब आया राज्यसभा से जेपी नड्डा का। अब देखना होगा कि क्या सरकार इसके ऊपर कोई चर्चा कराती है या नहीं। राजीव रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या ये जो मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष इस पर कहीं ना कहीं एकजुट दिखाई पड़ता है, उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण उनकी हार का विपक्ष का जो आरोप है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, क्या सरकार इस पर चर्चा को तैयार है? सरकार फिलहाल अभी नियमों का हवाला दे रही है, लेकिन वोटर लिस्ट का मामला आपको बता दें कि विपक्ष सारा एकजुट है और कहीं न कहीं ये लगता है कि आने वाले जिन राज्यों में चुनाव है विधानसभा, खासतौर से पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के जो पार्टी है टीएमसी, उनका रुख जो है काफी आक्रामक रुख है और उनका ये कहना है, खासतौर से जो एपिक नंबर की जो बात कर रहे हैं, मतदाता पहचान पत्र नंबर की बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि एक ही एपिक नंबर जो है दो राज्यों में कैसे हो सकता है एक मतलब आदमी का। उनका ये कहना है कि ये गड़बड़ी है, जिसको चुनाव आयोग को साफ तौर पर क्या कहती है, चुनाव आयोग अपनी गलती को माने और मंगलवार यानी कल जो है 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जो है बकायदा चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। वहीं कांग्रेस का भी ये कहना है कि इसमें बकायदा गड़बड़ी है और खासतौर से कांग्रेस के नेता इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि जब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुआ था और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होता है 6-8 महीने बाद, तो कई लाख, करीब 40 लाख बताया जा रहा है कि मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। तो उनका ये कहना है कि आखिर ये कैसे हुआ और जो चुनाव आयोग जो जवाब दे रहा है, हालांकि चुनाव कई बार सफाई दे चुका है, उनका ये कहना है कि जिस तरह की गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई बात नहीं है, एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि कहीं लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं और कहीं जोड़ा जा रहा है। जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन खैर, जो एपिक नंबर की बात किया जा रहा है उसको लेकर भी चुनाव आयोग का कहना है कि 3 महीने के अंदर जो गड़बड़ियां जो है, जो कुछ मामले जो इस तरह की बात आ रही है, हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। तो कुल मिलाजुलाकर इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष जो है एकजुट है और सरकार को घेरने की तैयारी में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोपाल की। इससे पहले प्रशांत हमारे सहयोगी लोकसभा से जुड़ रहे हैं। जो पूरा मुद्दा चल रहा है ये वोटर लिस्ट का, उसके ऊपर प्रशांत, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जैसे राजीव बता रहे थे कि ये मांग काफ़ी दिनों से उठ रही है, लेकिन इस पर सरकार का क्या रुख है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक जो आश्वासन दिए गए हैं, कम से कम विपक्ष उससे नाखुश नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए 2 मुद्दे हैं इसमें अंकित। पहला मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस उसी बात को उठाती रही है। पहले आपको कुछ दिनों पहले याद होगा, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत, इन तीनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और एक प्रेजेंटेशन दिया था और ये दावा किया था कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए, जो लोकसभा चुनाव हुए पहले अप्रैल मई में और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें पहले, हालांकि उन्होंने 2 फिगर बताए थे, लेकिन उनका कहना था कि 40 लाख के करीब नए मतदाता जुड़ गए। ये कैसे हुआ, इसका जवाब वो अब चुनाव आयोग से मांग रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा। दूसरा उनका ये कहना था कि कई 3-4 उन्होंने उदाहरण देकर बताए थे और कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। नासिक में और नागपुर में 2-3 जगह उन्होंने बताए थे कि एक ही बिल्डिंग में 7-7 हज़ार लोग, नए लोगों के नाम जोड़े गए थे। ऐसा कांग्रेस का आरोप था। इस पर चुनाव आयोग ने जो इस बात का जवाब दिया था, साफ साफ कहा था कि जो भी इलेक्टोरल रोल में नाम जुड़ता है या नाम कटता है, उसमें तमाम पार्टियां और उनके प्रतिनिधि हर स्टेप पे इन्वॉल्व होते हैं, उनको हर स्टेप पर इन्वॉल्व किया जाता है। इसलिए चुनाव के बाद ये कहना कि फला नाम जुड़ गया और ज़्यादा नाम कट गया या कोई भी नाम जुड़ गया, ये गलत है। जो भी नाम जुड़ता है या कटता है वो सभी जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जो जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सब के प्रतिनिधियों से बातचीत करके उनको इन्वॉल्व करके ये सब कुछ किया जाता है। तो वहाँ पर तो चुनाव आयोग ने ये जवाब दिया कि ये बिल्कुल सरासर ये आरोप गलत है। दूसरा एक आरोप जुड़ गया जो तृणमूल कांग्रेस लगा
रही है पिछले कुछ दिनों से कि बंगाल में उनका ये दावा है कि कुछ जो मतदाता पहचान पत्र होता है उसमें उनका कहना है कि डुप्लीकेट नंबर्स कुछ इशू हुए हैं, एक ही नंबर पे कुछ एक से ज़्यादा लोगों के कार्ड इशू कर दिए गए हैं। इस पर चुनाव आयोग ने माना कि ये गलती पिछले कई क्लरिकल मिस्टेक हम कह सकते हैं, उनका ये कहना था कि पिछले कई सालों से ये मिस्टेक हो रहा है, ये माना चुनाव आयोग ने। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी मोटी जो इसकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी तादाद है उसको 3 महीने के अंदर इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन जाहिर है पॉलिटिकल मामला है, न तो कांग्रेस चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट है, न ही टीएमसी और न ही बाकी पार्टियां। तो मुख्य रूप से यही मुद्दा है और इसको कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पिछले कुछ दिनों से उठाते आ रही थी। आज संसद का पहला दिन था तो खुद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया। हालांकि आपने सुना लोकसभा अध्यक्ष ने भी खुद कहा कि ये मामला यहाँ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि सरकार इलेक्टोरल लॉ नहीं बनाती है, उनको चुनाव आयोग से ये मैटर को उठाना चाहिए। कल टीएमसी और बीजेपी दोनों के प्रतिनिधि चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं जहां तक बंगाल की बात है। तो मुख्य रूप से मुद्दा यही है, इस पर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से जवाब दिया, लेकिन जाहिर है विपक्षी पार्टियां उससे संतुष्ट नहीं हैं। विपक्षी पार्टियां इससे संतुष्ट नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है अभी थमने वाला है नहीं। इस पर और भी अभी बहुत आपको सुनाई पड़ेगी विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत। भोपाल की बात करते हैं जहां पर कम से कम कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष के तौर पर, चुनाव अभी आसपास नहीं है लेकिन जमीन पर खड़ी दिखाई जरूर पड़ रही है। भोपाल में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुआ है। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे कांग्रेस के नेता और वहीं पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। अब पुलिस ने रोकने के लिए बल का प्रयोग किया, कुछ कांग्रेस के नेताओं को चोट भी आई। वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी बताए जाने के विरोध में कांग्रेस के नेता आंदोलन के तहत सोमवार 10 मार्च को मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटरे और की मौजूदगी में मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस किसान की और भोपाल में जो प्रदर्शन कर रहे थे, यहां पर मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। चलिए अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं जहां के मऊ में हुई एक हिंसा की बड़ी खबर आ रही है। हिंदू संगठनों ने मऊ बंद का आह्वान किया है। टीम इंडिया की जीत के बाद यहां पर हिंसा हुई थी। जीत के जुलूस के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे। एमपी के मऊ में पथराव और आगजनी हुई थी। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ में भारत की जीत का जश्न का माहौल था। वहां पर अचानक हिंसा और आगजनी हुई। आरोप यह लगाया जा रहा है कि कुछ लोग जीत के जश्न के दौरान एक मस्जिद के सामने भड़काऊ भाषण या नारे लगा रहे थे। उसके बाद वहां पर हिंसा भड़क उठी। इस जुलूस के दौरान दोनों पक्षों के बीच में पथराव भी हुआ। इसके बाद जो दोनों पक्ष हैं वो आमने सामने आ गए और कई जो वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाठीचार्ज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। वहीं तनिष्क शोरूम में लूट के मामले में 2 अपराधियों को बिहार पुलिस ने मुठभेड़ में टांग और कमर में उन्हें गोली लगी है। पुलिस ने लूट के 1 घंटे के अंदर ही सोने को बबुरा से बरामद कर लिया है। भोजपुर में तनिष्क के शोरूम की लूट की घटना के बाद पुलिस की मुठभेड़ में ये जो अपराधी हैं ये जख्मी हो गए हैं और इनको आरा सदर अस्पताल लाया गया है। आज आरा शहर के स्थित तनिष्क शोरूम में लूट की घटना हुई। घटना के तत्काल बाद पुलिस अधीक्षक भोजपुर के निर्देश पर सभी थाना अध्यक्षों द्वारा सघन वाहन चेकिंग शुरू हुई और इसी दौरान वहां पर जो ये 2 आरोपी जो थे वो गिरफ्तार हुए मुठभेड़ के बाद और इनमें से एक को पैर में और एक को कमर में गोली लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। ये जो पूरा मामला हुआ था इसके बाद सनसनी वहां पर फैल गई थी और इस पूरे मामले के बाद से
लगातार ये बात सामने आ रही थी कि क्या इस ये जो जंगल राज की जो बात लगातार होती है कि देखिए बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे, विपक्ष सवाल उठा रहा था, उसके बाद पुलिस ने अब ये जिसे कहा जाए एनकाउंटर को अंजाम देकर 2 लोगों को पकड़ा है। प्रभाकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, क्या इस वक्त जानकारी आ रही है? देखिए, आज इस घटना ने सुबह सुबह सनसनी फैला दी थी, जबकि आरा में तनिष्क के शोरूम में लूटपाट हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब वहाँ पुलिस पहुँची तो पुलिस की टीम जो है वो तफ्तीश में लग गई। सारे चेहरे जो थे, जो जितने भी क्रिमिनल्स थे, उनके चेहरे सीसीटीवी में कैद हो गए थे और उसी आधार पर लगातार पूरे ज़िले में छापेमारी की जा रही थी, उनके पहचानने की कोशिश की जा रही थी। बड़हरा थाना है जो कि भोजपुर जिला के अंतर ही आता है, वहाँ पे पुलिस बता रही है कि पुलिस ने वहाँ नाका लगाया था और लगातार सब गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी और इन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश हो रही थी, जैसे पूरे ज़िले में हो रही थी और आसपास के ज़िलों में भी चल रही थी। उसी में उन्हें बाइक से 6 लोग 3 बाइक से आते हुए दिखे। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वो भागने लगे और उसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस की टीम के ऊपर गोली चला दी। उसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और 2 अपराधियों को गोली लगी है। एक को घुटने में गोली लगी है और दूसरे को कमर में गोली लगी है और उसके बाद वो वहाँ गिर गए। उनके पास से एक बैग भी बरामद हुआ जिसमें तनिष्क शोरूम के ज्वेलरी जो हैं वो भारी मात्रा में उनके पास हैं। हालांकि पूरी ज्वेलरी रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन उन 2 व्यक्तियों के पास जितनी ज्वेलरी थी वो रिकवर हो गई है और बाकी 4 लोग थे वो भागने में सफल रहे। पुलिस उनका पीछा नहीं कर पाई, उन्हें पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि सभी अपराधियों की पहचान हो गई है, क्योंकि इन 2 अपराधी जिन्हें गोली लगी है, जो भी पुलिस हिरासत में है, जिनका इलाज किया जा रहा है आरा सदर अस्पताल में, उन्होंने सारी जानकारी दे दी है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था, उनके परिवार, उनके घर का पूरा पता पुलिस को बता दिया गया है। तो अब ये जस्ट केवल समय की बात है कि जल्दी ही वो भी गिरफ्त में आ जाएंगे और बाकी जो ज्वेलरी है लगभग 25 करोड़ के आसपास की राशि बताई जा रही है जिन्होंने लूट दिया था। तो एक बड़ी लूट को अंजाम दिया था इन्होंने, बट अब उनको गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। जी, यानी कि पुलिस को बिहार में एक ज़बरदस्त सफलता मिली है। इस घटना के बाद पुलिस ने इस कम से कम मामले में 2 लोगों को पकड़ लिया और मामला सुलझता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर में युवक की दिन दहाड़े हत्या के बाद काफी विरोध हो रहा है। बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। स्कूटी सवार रोहित चावड़ा नाइट ड्यूटी कर सुबह अपने घर जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसके ऊपर गोलियां बरसा के उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद गुस्से में परिवार वालों ने जो दिल्ली मेरठ हाईवे है उसको जाम कर दिया। भैया, यहाँ पे गाजीपुर गांव में हमारा एक हिंदू भाई है गुर्जर समाज से, उसको जिहादियों ने रात को गोली मार दी 2 बजे। और सिर्फ बात इतनी सी थी कि वो क्षेत्र में दबंगाई करते थे, हफ्ता वसूली करते हैं, नंबर 2 के धंधे करते हैं। सिर्फ उस भाई ने, उस गांव के उस बच्चे ने आवाज उठाई कि यहाँ पर ये दबंगाई नहीं चलने देंगे, नंबर 2 के धंधे नहीं होने देंगे। उसको गोली मार दी जिहादियों ने। राजस्थान के बाड़मेर में गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ। ब्लास्ट के बाद आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से दुकानों में आग लग गई। आग के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक दुकानें चपेट में आई और सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। दमकल विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने किए आग बुझाने के प्रयास और उसके बाद हालात जो हैं वो थोड़े काबू में आए। आगे चलिए, अभी के लिए सवाल इंडिया में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।